हेलो गाइस, आज हम आ गए अपने लेक्चर नंबर 2 में जिसमें मैं बताऊंगा कनेक्शंस के बारे में। कनेक्शन बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा रिविट कनेक्शन, फिर है बोल्ट और फिर है वेल्ड। तो सबसे पहले हम रिविट कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर बोल्ट, फिर वेल्ड। और आज मैं कुछ आपको टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, मीन्स फॉर्मूले बताऊंगा जो बोल्ट कनेक्शन में आपको काम आएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिविट कनेक्शन क्या होता है। रिविट कनेक्शन, रिविटिंग एक मेथड है जिसमें कि हम ज्वाइन करते हैं दो मेटल के प्लेट्स को। आपको दिखाता हूँ, इधर ये है डायग्राम। इसमें ये पहला मेटल, ये दूसरा मेटल, इन दोनों को मेरे को ज्वाइन करना है। ये है मेरे पास एक रिविट। रिविट को मैं क्या करूंगा, हॉट करके, रेड हॉट करके इसके आगे वाले हिस्से को, और इसको इसमें लगा दिया जाएगा और फिर ऊपर से हैमर से इसे ठोका जाएगा, जिससे क्या होगा कि इसका जो है दोनों साइड पे इस टाइप से हेड जनरेट हो जाएगा। एक तो इसके पास पहले से हेड था, दूसरा ड्राइवन हेड, यानी जो कि हमारे हैमर के कारण जनरेट हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से रिविटिंग की जाती है। अब बेसिकली रिविटिंग के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, अगर वो देखें तो अगर हम डिसएडवांटेज देख रहे हैं तो इसमें आता है पहला कि यहाँ पे हाई लेवल का नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होगा जब हम उसे हैमर से ठोक रहे होंगे। दूसरा, हमें रिविट को आगे, रिविट के जो आगे का हिस्सा है उसे रेड हॉट करना होगा, उसके बाद उसे इस प्लेट में लगाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास उसका एक अलग से मशीन होगा गर्म करने के लिए, जिसमें कॉस्ट अलग से ऐड हो जाएगा। तीसरा है कि हमें इसका इंस्पेक्शन करना काफी टफ है। बोल्ट का इंस्पेक्शन करना या वेल्डेड जॉइंट का इंस्पेक्शन करना कि वो सही लगा है कि नहीं, वो इजी है, बट इसका इंस्पेक्शन करना काफी मुश्किल है। इसके लिए स्किल्ड वर्कर चाहिए हमें। चौथा ये है इसका डिसएडवांटेज कि रिमूविंग पुअरली इंस्टॉल्ड रिविट इज कॉस्टली। अब अगर कोई रिविट जो कि सही ढंग से हमने लगाया नहीं है, या फिर सही ढंग से भी लगा है तो भी उसको जब वो हमारा स्ट्रक्चर का एक्सपायरी डेट आ चुका है, मतलब अब उसे हमें डिसमेंटल करना है, उस टाइम पे रिविट को निकालना काफी मुश्किल होता है और कॉस्टली होता है। उसके बाद जिस टाइम हम इसको लगा रहे हैं उस टाइम लेबर का कॉस्ट भी हाई आएगा। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये हो गया हमारा रिविट के बारे में। अब बात करते हैं बोल्ट कनेक्शंस। बोल्ट कनेक्शन क्या होता है, तो बोल्ट कनेक्शन, बोल्ट एक मेटल पिन है जिसमें हेड होता है और शैंक होता है। शैंक जो कि थ्रेड से लगा होता है, यानी कि देखिए ये है हमारा बोल्ट का हेड, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं शैंक, जिसमें आगे का हिस्सा होता है थ्रेड की फॉर्म में, जिसे हम नट में लगाते हैं दो प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। टोटली थ्री टाइप्स के बोल्ट्स होते हैं। पहला होता है अनफिनिश्ड ब्लैक बोल्ट, दूसरा फिनिश, और तीसरा हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। पहले देखते हैं अनफिनिश्ड ब्लैक बोल्ट क्या होता है। अनफिनिश्ड ब्लैक बोल्ट ऐसा बोल्ट जो जिसका हेड जो है हेक्सागोनल होगा, यानी उसके 6 साइड्स होंगे, और द शैंक इज लिफ्ट लेफ्ट अनफिनिश्ड, जो इसका शैंक है वो अनफिनिश्ड रहेगा, रफ होगा, यानी ज्यादा एकदम स्मूथ नहीं होगा, एकदम रफ सरफेस होगा ये पूरा। तो इसे हम कहते हैं अनफिनिश्ड ब्लैक बोल्ट। ये जनरली कितने डाया में आपको मिलेगा, तो 12, 16 यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जनरल लिखा है 12, 16, 22, 24, 27, 30, 36 mm, ये अलग अलग डाया में आपको मिलेगा। और इसकी पता कैसे चलेगा कि कितने डाया का है, तो यहाँ पे जैसे M16 लिखा है, इसका मतलब है कि ये 16 mm डाया का है, M20 मतलब 20 mm, और M24 मतलब 24 mm डाया का है। ठीक है, और इसका यील्ड स्ट्रेंथ कितना होता है, तो यील्ड स्ट्रेंथ इसका कॉमनली होता है 240 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ 400 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। इसके बाद बात करते हैं फिनिश्ड टर्न बोल्ट की। फिनिश्ड टर्न बोल्ट क्या होता है कि ये बोल्ट जो कि माइल्ड स्टील से बनता है, हेक्सागोनल, इसका भी हेड हेक्सागोनल साइज शेप का होगा, और ये फिनिश्ड होता है, पूरी तरीके से सर्कुलर शेप का रहेगा, एकदम फिनिश्ड। एक्चुअली डायमेंशन जो होता है इन बोल्ट्स का वो 1.2 से 1.3 mm ज्यादा होता है नॉमिनल डाया से। ठीक है, इसमें जो बोल्ट होल जो हम करेंगे वो जनरली 1.5 mm ज्यादा होगा नॉमिनल डाया से। जैसे कि प्लेट में जब हम बोल्ट लगा रहे हैं
तो उसमें बोल्ट के लिए होल किया जाएगा और होल जो होगा, जैसे अगर 20 mm डाया का बोल्ट है तो यहाँ पे हम 20 के जगह 23.5 mm डाया का होल करेंगे। तो ये यहाँ पे कह रहा है। इसके बाद है हमारा, इसको हम जनरली यूज करते हैं मशीन पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए जिन पे डायनेमिक लोड्स पड़ रहा है, यानी डायनेमिक मतलब मूविंग लोड। इसके बाद बात करते हैं हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। ये क्या होता है? तो ये होता है स्पेशल टाइप का हाई स्ट्रेंथ स्टील रॉड से बना हुआ। ये ज्यादातर आज के समय में यूज करते हैं क्योंकि ये काफी मजबूत होता है और इसमें जो है ये फ्रिक्शन फोर्स के जरिए रेजिस्ट करता है लोड को। जितना भी लोड ये लेता है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, इसके अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से लोड जो है ट्रांसफर नहीं होता, मतलब कि वो रोक के रखता है लोड को अच्छे से। यानी स्लीपेज का कोई टेंशन नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि बोल्ट आपका निकल जाएगा नट में से, वो टिका रहेगा उसमें, ठीक है, स्लिप नहीं होगा। इसके बाद है HSFG बोल्ट जो होते हैं वो भी इतने इतने डाई के आपको मिल जाएंगे, 16, 20, 24, 36। ये थे कई टाइप के बोल्ट्स। इसके बाद देखते हैं कि बोल्ट जनरली जो हम यूज करते हैं वो कितने टाइप के लोड ट्रांसफर करता है। पहला तो है बियरिंग टाइप का लोड और दूसरा है फ्रिक्शन ग्रिप टाइप का। बियरिंग टाइप का मतलब हो गया कि एक तो वो लोड कैरी करेगा बियरिंग से, दूसरा होगा फ्रिक्शन ग्रिप, जो उसके पास फ्रिक्शन है उसके जरिए वो लोड लेगा। अच्छा, इसके बाद है कि ग्रिप होता क्या है, ये भी चीज होता है एक चीज। तो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन अंडर साइड्स ऑफ द टू हेड, यानी कि दो हेड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं ग्रिप। जनरली ग्रिप क्या होता है दिखाता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है वो जनरली ग्रिप होगा। जैसे कि मान के चलते हैं ये नट है, ये नट यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं हम, तो जो इनके बीच की ये जो दूरी होगी, एक मिनट, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे नट लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे एक नट है और प्लेट को ज्वाइन करने के बाद ये नट यहाँ तक आ चुका है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया इसका कहलाएगा ग्रिप। कितने हिस्से पे इसने पकड़ रखा है उसे ग्रिप कहलाएगा ये, ठीक है। इसके बाद इसके फायदे क्या होते हैं बियरिंग टाइप बोल्ट के मुकाबले, क्योंकि एक हमने नॉर्मल बोल्ट पढ़ा था, तो HSFG जो होता है बोल्ट, इसके फायदे क्या हैं उसके मुकाबले। पहला तो कि हमारा जॉइंट रिजिड होगा, रिजिड मतलब एकदम स्लिप का कोई चांस नहीं। दूसरा, लोड जो ट्रांसफर होगा वो मेनली फ्रिक्शन के थ्रू होगा, क्योंकि इसमें लिखा है हाई स्टील फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, इसलिए। इसके बाद है हाई स्टैटिक स्ट्रेंथ होगा इसके पास, यानी अगर आप कोई ऐसा लोड डाल लें जो स्टैटिक लोड है तो उसमें ये काफी रेजिस्ट करेगा उसे। हाई फैटिग स्ट्रेंथ होगा इसके पास, स्मॉलर नंबर ऑफ बोल्ट यूज करेंगे बट हमें ज्यादा स्ट्रेंथ देगा वो कंपेयर टू नॉर्मल बोल्ट से, कम बोल्ट में ज्यादा स्ट्रेंथ कैरी कर लेगा। इसके नुकसान क्या है? तो पहला तो ये है कि इसका खर्चा बहुत है। दूसरा, स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है, यानी जब आप इसे लगा रहे हैं तो उसमें काफी ध्यान देना पड़ता है। तो ये हो गया। इसके बाद अब बात कर लेते हैं आज का सबसे मेन टॉपिक, जो कि हमारा टर्मिनोलॉजी। ये आपको लास्ट तक, जब तक ये स्टील स्ट्रक्चर खत्म नहीं हो जाता सिलेबस, तब तक ये काम आएंगे टर्मिनोलॉजी। सो इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे ध्यान से देखिएगा। पहला बात करते हैं पिच क्या होता है। पिच जनरली होता है, जैसे कि यहाँ पे एक बोल्ट दिया गया है, एक, सबसे पहले पिच की बात कर लेते हैं। पिच जनरली क्या होता है, दो बोल्ट के बीच का गैप, उसे हम कहते हैं पिच। और गॉज डिस्टेंस क्या होता है कि जैसे ये बोल्ट के कनेक्शंस दिए जा रहे हैं और एक यहाँ पे दिया है मैंने, तो इस रो से लेके इस रो के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसे हम कहेंगे गॉज डिस्टेंस। इसके बाद है एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस क्या होता है कि सेंटर ऑफ बोल्ट होल से लेके हमारा एडजेसेंट एज ऑफ द प्लेट तक का डिस्टेंस, यानी ये जो एज है प्लेट का आखिरी हिस्सा, वहां से लेके इसके सेंटर तक, एक पहले बोल्ट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा उसे कहेंगे एज डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस क्या होता है कि कोई भी बोल्ट, अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई एक बोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे मान के चलते हैं, तो जो सबसे नियरेस्ट बोल्ट होगा प्लेट के एज से, उस बोल्ट के सेंटर से लेके प्लेट के एंड तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे एंड डिस्टेंस, ठीक है। नियरेस्ट बोल्ट जो होगा प्लेट के एज से, वहां तक का डिस्टेंस। अगला स्टैगर्ड डिस्टेंस। स्टैगर्ड डिस्टेंस क्या होता है कि जनरली जब हम इस टाइप से बोल्ट भी, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक सीढ़ी के तौर पे, जो ये जो डिस्टेंस है इंक्लाइंड में,
एक बोल्ट से दूसरे बोल्ट का, इसे हम कहेंगे स्टैगर्ड डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर ऑफ बोल्ट, लाइक दिस। ये रहा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, इसे हम कहेंगे स्टैगर्ड डिस्टेंस। इसके बाद बात करते हैं हम इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है, ये था हमारा टर्मिनोलॉजी जो अब तक मैंने आपको बताया। पिच, एज डिस्टेंस क्या होता है, एंड डिस्टेंस क्या होता है, और गॉज डिस्टेंस क्या होता है। इसका यूज देखिए यहाँ पे किया जाएगा। IS कोड 800-2007 स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे दिया हुआ है कि पिच जो है वो कितना हमें रखना है, कितने से कम नहीं होना चाहिए, कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस है। तो जैसे कि पिच जनरली 2.5 डाया से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक बोल्ट दिया हुआ है, ये रहा एक बोल्ट पहला, ठीक है, और ये रहा दूसरा बोल्ट। तो इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए, 2.5 इंटू डी। डी क्या है यहाँ पे हमारा, डी इज दी नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट। बोल्ट मान के चलते हैं हम कि 20 mm का है, अगर मान के चले तो जनरली कितना होगा हमारा इसका बीच का डिस्टेंस, 20 इंटू 2.5, 2.5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, पिच की वैल्यू, ठीक है। तो ये जनरली होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, यानी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है 16 टाइम ऑफ नॉमिनल डाया, ठीक है, सॉरी 16 टाइम थिकनेस ऑफ प्लेट, सॉरी 16 टाइम क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट, यानी हमारा थिकनेस मान के चलते हैं इस प्लेट का 8 mm है, तो 8 इंटू 16 करेंगे, जो वैल्यू आएगी उससे ज्यादा पिच हमें नहीं प्रोवाइड करना, ठीक है। किस केस में, अगर टेंशन की केस में, मतलब अगर दोनों प्लेट जो है खिंचाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगर दोनों प्लेट्स में ये देखिए यहाँ पे कंप्रेशन लग रहा है, इधर से भी, इधर स्पेस, इधर से भी, तो अगर दोनों तरफ से अगर प्लेट में कंप्रेशन लग रहा है, तब हमें मैक्सिमम जो पिच है वो कितना रखना है, 12 टाइम थिकनेस ऑफ प्लेट और 200 mm। और अगर हम स्टैगर्ड पिच दे रहे हैं, तो स्टैगर्ड पिच के केस में, यानी अभी मैंने बताया था स्टैगर्ड कैसे होगा, इस टाइप से अगर हम लगा रहे हैं बोल्ट्स को स्टैगर्ड कंडीशन में, टेढ़े में, तो यहाँ पे इंक्लाइंड में, तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमें जो डिस्टेंस रखना है मैक्सिमम स्टैगर्ड पिच का, वो 75 mm गॉज डिस्टेंस से कम होना चाहिए, यानी जो हमारा गॉज डिस्टेंस होगा उससे 75 mm कम पे देना है। ये हो गया हमारा पिच के बारे में पूरा स्पेसिफिकेशन। इसके बाद बात आती है कि बट जॉइंट्स। बट जॉइंट्स क्या होता है, बट जॉइंट्स जनरली होता है कि बीच में हमने, एक होता है लैप जॉइंट, एक होता है बट जॉइंट। ये जो दे रखा है, ये दे रखा है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट मतलब एक प्लेट है, उसको मेरे को दूसरे से जोड़ना है, तो मैंने जनरली उन दोनों के बीच में बोल्ट लगाया और कनेक्ट कर दिया, दैट्स इट। बट जॉइंट में क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक मेन प्लेट आ रही है जो कि ये है हमारी, और यहाँ से भी एक मेन प्लेट है, दोनों को जोड़ना है। तो मैंने क्या किया, ये मेरा कवर प्लेट नीचे से, ऊपर से और एक नीचे से, दोनों तरफ से कवर प्लेट लगाया, यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे जॉइंट्स दे दूंगा, इसे मैं कहूंगा बट जॉइंट। तो इसका स्पेसिफिकेशन क्या कहता है वो देख लेते हैं। इसमें कह रखा है कि जो गॉज लेंथ होगा हमारा, गॉज लेंथ जो होगा वो 100+40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गॉज लेंथ मैंने बताया था क्या होता है, दो जो रो क्रिएट हो रही है यहाँ पे, जो एक हमारी, ये हमने बोल्ट कनेक्शंस दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारी एक रो बनी इस बोल्ट सब की, इन सभी बोल्ट्स को जोड़ देंगे अल्टरनेट में, तो ये हमारा एक रो और बना। तो इन दो रो के बीच का जो डिस्टेंस है ये, इसे हम कहते हैं गॉज लेंथ, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको शो किया हुआ है जी से, ये हमारा गॉज लेंथ है। तो जनरली ये कितना देना चाहिए हमें, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इसको देने का है कि मैक्सिमम ये दिया जाएगा 100+40, यानी कि 100 प्लस में 4 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट, T4 थिकनेस ऑफ प्लेट, इतनी वैल्यू, या फिर 200 mm, जो भी इन दोनों में से कम आ रही है, मैक्सिमम उतना ही हम गॉज लेंथ दे सकते हैं, उससे ज्यादा गॉज लेंथ नहीं प्रोवाइड करना। मिनिमम एज डिस्टेंस कितना देंगे, एज डिस्टेंस मैंने बताया था, एज ऑफ द प्लेट से लेके जो पहला बोल्ट आपका मिल रहा है, सेंटर बोल्ट जो आपको मिल रहा है,
वहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे एज डिस्टेंस। उसे हमें देना है कितना, लेस देन, कितने से कम, 1.7 इंटू होल डाया, यानी कि 1.7 इंटू में डाया ऑफ होल। डाया ऑफ होल कितना होगा, डाया ऑफ होल, तो इसका स्पेसिफिकेशन मैं आगे बताऊंगा। इसे डी नोट से डिनोट करते हैं बेसिकली। एक होता है नॉमिनल डाया, नॉमिनल डाया होता है डी, और डाया ऑफ होल होता है डी नोट। तो नॉमिनल डाया डी जो है, मान के चलते हैं अगर 20 mm है, तो हम जनरली डाया ऑफ होल कितना देंगे, प्लस में 2, यानी कि 22 mm हम प्रोवाइड करेंगे नॉमिनल डाया। डी नॉट हमारा होगा यहाँ पे 22 mm। ये आगे मैं बताऊंगा स्पेसिफिकेशंस कि हमें नॉमिनल डाया कितना देना है और होल डाया कितना देना है, ये आगे न्यूमेरिकल में पता चलेगा। बट अभी ये ध्यान रखना है कि हमें अगर मिनिमम एज डिस्टेंस की बात कर रहा है तो वो मिनिमम कितना देना है, 1.7 इंटू होल डाया, होल का डाया यानी कि डी नॉट। इसके बाद है कि मैक्सिमम एज डिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा हम कितना देंगे एज डिस्टेंस, वो होगा 12 टी, 12 इंटू टी फॉर थिकनेस ऑफ प्लेट जो मैंने अभी बताया, और ई की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 250 इंटू 250 अपॉन एफ वाई। एफ वाई यहाँ पे हमारा क्या है, एफ वाई इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद है हमारा अगला चीज 7th और 8th पार्ट। इसमें हमें कह रखा है कि डिजाइन फोर्सेस रिक्वायर्ड बोल्ट के लिए कितना होना चाहिए, हम एडिशनल बोल्ट कितना लगाएंगे। बट ये जो 7 और 8 पार्ट है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बेसिकली आपको 6 तक पढ़ना है स्पेसिफिकेशन, ये आपको सारे न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा। 7th 8th अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो खुद से पढ़ सकते हैं, बट इसका न्यूमेरिकल में इतना यूज नहीं है। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है स्पेसिफिकेशन IS कोड 800 2007। इसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होता है टाइप्स ऑफ बोल्टेड कनेक्शन से, कि बोल्ट के कनेक्शन कितने टाइप के होते हैं। मैंने अभी आपको बताया लैप जॉइंट क्या होता है, बट जॉइंट क्या होता है, मैंने वैसे ही बता दिया आपको। तो लैप जॉइंट होता है जनरली हम दो प्लेट को डायरेक्ट कनेक्शन दे देते हैं, जबकि बट जॉइंट में क्या होता है कि हमारा यहाँ पे जैसे कि ये है बट जॉइंट, मेन प्लेट जो है वो नीचे आपको दिख रहा है, सॉरी ऊपर आपको दिख रहे हैं, दो मेन प्लेट्स हैं एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, और नीचे कवर प्लेट लगा के जोड़ दिया गया। ये है सिंगल कवर बट जॉइंट, एक होता है डबल कवर बट जॉइंट। दोनों में डिफरेंस क्या है वो बता देता हूँ। यहाँ पे हमने मेन प्लेट लगाया, ठीक है, दोनों को जोड़ने के लिए दोनों मेन प्लेट्स को जोड़ना है हमें, और नीचे से कवर प्लेट लगा दिया एक सिंगल, और फिर हमने बोल्ट दे दिया, तो ये हो गया हमारा सिंगल कवर बट जॉइंट। बट डबल कवर बट जॉइंट में क्या है कि इधर से मेन प्लेट आया, इधर से आया, और दोनों तरफ से कवर प्लेट ऊपर नीचे से लगा के और फिर बोल्ट से कस दिया, तो ये हमारा हो गया डबल कवर बट जॉइंट। तो जनरली ये मैं बता चुका हूँ। इसके बाद है कि assumptions इन डिजाइन ऑफ बियरिंग बोल्ट। बियरिंग बोल्ट्स जब हम डिजाइन करते हैं उसमें क्या क्या assumptions लेके चलते हैं। पहला तो ये हमारा कि जो फ्रिक्शन होगा हमारा प्लेट का, दो प्लेट्स के बीच का जो फ्रिक्शन होगा उसे हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे। दूसरा कि जो भी शियर फोर्स लग रहा है पूरे क्रॉस सेक्शन ऑफ बोल्ट पे, यानी पूरे बोल्ट जो भी शियर फोर्स ले रहा है वो यूनिफॉर्मली ले रहा है, ऐसा हमें मान के चलना है। तीसरा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा स्ट्रेस का, यानी जो स्ट्रेस बटेगा प्लेट पे बिटवीन द बोल्ट होल इज यूनिफॉर्म। जो भी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्लेट पे और बोल्ट पे वो भी यूनिफॉर्मली बट रहा है। इसके बाद है कि बोल्ट अगर ग्रुप में दे रखे हैं जो कि डायरेक्ट लोड ले रहे हैं तो वो शेयर भी डायरेक्टली करेंगे इक्वली लोड, ठीक है। अगला है कि बेंडिंग स्ट्रेस जो डेवलप होगा बोल्ट में उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, कि बेंडिंग तो हो ही नहीं रहा है, बोल्ट लोड कितना भी पड़े हम ये नहीं कहेंगे कि बोल्ट जो है वो हमारा बेंड हो जा रहा है उसकी वजह से, ये हमें मान के नहीं चलना। तो ये हमारा सारा एजम्पशंस है बियरिंग बोल्ट के डिजाइन से पहले का। अब सबसे मेन टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है बोल्ट कनेक्शन में, वो है बोल्ट कनेक्शन के फॉर्मूले जो कि यूज होंगे न्यूमेरिकल करते समय। सो इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैं लाइन बाय लाइन 1 2 करके आपको फॉर्मूलेज लिखवाते जाऊंगा, आपको लिखते जाना है अपने एक नोटबुक में साथ के साथ। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है ये वाला, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये फॉर्मूला है हमारा नॉमिनल शियर कैपेसिटी बोल्ट का निकालने के लिए। VNSB क्या है हमारा, नॉमिनल शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट।
जिसका फॉर्मूला क्या है FUB/√3 NN.ANB प्लस NS.ASB। इसमें FUB का मतलब है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जो कि हमें पता चलेगा ग्रेड ऑफ द बोल्ट से। जैसे 4.6 दे रखा है ग्रेड, जनरली यही देते हैं न्यूमेरिकल में। तो 4 मतलब होगा हमारा कि 400 न्यूटन पर mm² उसका जो है वो उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है। और अगर हमें निकालना होगा कि ये 6 के थ्रू हम निकालेंगे एक दूसरी वैल्यू। ये तो हमारा हो गया अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद है NN। NN मतलब होता है नंबर ऑफ शियर प्लेन्स, यानी कितने शियर प्लेन्स हैं वहां पे बन रहे। ANB। ANB मतलब होगा नेट शियर एरिया, एरिया ऑफ द बोल्ट थ्रेड। एरिया हम निकालेंगे ANB में बोल्ट का। ये हमारा हो गया पहला फॉर्मूला, इसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। इसके बाद हमारा दूसरा फॉर्मूला जो कि ठीक इसके नीचे आपको लिखना है वो है VDSB। ये VDSB क्या है भला? तो VDSB है हमारा बियरिंग बोल्ट का शियर कैपेसिटी। अभी मैंने आपको निकाला था शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट कितना है, ठीक है। बट हम हमेशा डिजाइन करते हैं तो हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, तो यहाँ पे भी वही किया है। हमने निकाला था वहां पे क्या, पहले फॉर्मूले से नॉमिनल शियर कैपेसिटी। अब निकाल रहे हैं हम डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो डिजाइन स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करेंगे, नॉमिनल शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट VNSB अपॉन गामा एमबी। गामा एमबी हमारा क्या है यहाँ पे, पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर, ठीक है, जो कि हम कितना लेते हैं जनरली 1.25। ये हम लेके चलते हैं, इसकी वैल्यू लिख लीजिएगा बगल में नोट करके। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला आपको यहाँ से लिखना है। ये है आपका तीसरा फॉर्मूला, तीसरा नंबर डाल के। ये है VNPB। VNPB मतलब बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जिसका फॉर्मूला है 2.5 kb.d.t इंटू FU। यहाँ पे यहाँ पे जो आपको दे रखा है KB। KB क्या है कि ये सारी वैल्यूज हैं, मतलब आपको क्या करना है, KB कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट है KB, कैसे निकालेंगे मैं पहले वो बता देता हूँ आपको। जैसे कि E/3D0, एक इसके जरिए एक वैल्यू आएगी P/3D0 माइनस 0.25। न्यूमेरिकल करते समय एक वैल्यू ये देगा हमें, दूसरी वैल्यू ये हमें देगा, तीसरी ये देगा और चौथी ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1। तो इन चारों में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, स्मॉलर वैल्यू होगी इन चारों में से, उसे हम KB के तौर पे यूज करेंगे न्यूमेरिकल करते समय। अब इसमें D क्या है हमारा, D इज दी नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट। यहाँ पे D0 नहीं है, D0 होता तो होता होल का डाया, बट यहाँ पे D मतलब क्या है, डाया ऑफ बोल्ट। T फॉर थिकनेस ऑफ प्लेट, जो कि हमें गिवन रहेगा क्वेश्चन में। FU मतलब होता है हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ बोल्ट एंड प्लेट, ठीक है, यानी कि FUB भी हम इसे कह सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कैसे पता चलेगा, ग्रेड से। 4.6 है मतलब इसका क्या है 400, इसका हो जाएगा FU 400। तो ये वैल्यू आपको ऐसे मिलेगी। इसके बाद अगली चीज हम देखते हैं। इसके ठीक अगली चीज है आपको जो कि याद रखना है, आपका चौथा फॉर्मूला, चौथे नंबर पे जो आपको लिखना है अपनी कॉपी में, वो है ये, जो कि है VDPB। VDPB मतलब क्या, जैसे हमने शियर कैपेसिटी के लिए डिजाइन किया था, यहाँ पे भी बियरिंग कैपेसिटी, ये बोल्ट का हमने फॉर्मूला अभी आपको लिखवाया थर्ड, तो इसके लिए भी डिजाइन होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या होगा, VNPB अपॉन गामा एमबी, जो कि हमारा है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, और ये भी हमें कितना ही लेना है 1.25, ठीक है। तो ये आपका चौथा फॉर्मूला लिख लेना है आपको। अब सबसे मेन चीज जो आता है कि हमने ये भी निकाला, यहाँ पे अभी आप देखेंगे ये चीज, जो कि हमारा कितना आया था VDSB, यानी कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। और अभी हमने निकाला क्या, एक और चीज यहाँ पे, ये चीज जो कि है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट VDPB। तो हम दोनों में से किसे लेके चलेंगे जब हमें स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालना है, तो दोनों में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू आपको देगा
वही होगा हमारा क्या, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जो दोनों में से सबसे कम वैल्यू देगा। ये चीज ध्यान रखना है, नोट करके लिख लीजिए। अब बात करते हैं हमारे पांचवें फॉर्मूले की, जो कि हमें यहाँ पे दे रखा है। ये है हमारा पांचवा फॉर्मूला, इसे नोट डाउन कर लेंगे हम 5 नंबर डाल के। इसमें क्या है कि हमें अगर पूछ देता है कि डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा प्लेट का डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर ये हमसे पूछता है तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया हुआ है TDN की फॉर्म में, जो कि ये 0.9 AN.FU अपॉन गामा m। यहाँ पे जो हम गामा mn की वैल्यू है इसे हम लेके चलेंगे 1.25 यहाँ पे भी, ठीक है। बट एक और प्लेट का स्ट्रेंथ हम निकालेंगे, वो होगा हमारा सॉलिड प्लेट का कितना होगा स्ट्रेंथ, ठीक है। तो सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको नीचे एक फॉर्मूला मिलेगा यहाँ पे इसी PDF में, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये रहा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। इसका फॉर्मूला है Fy अपॉन गामा mb डॉट Ag। Ag मीन्स ग्रॉस एरिया ऑफ प्लेट, सॉलिड प्लेट। जैसे कि मान के चलते हैं 180 mm का साइज है हमारा ऐसे प्लेट का, ठीक है। और ये रहा हमारा साइज प्लेट का, जो कि है 180 mm का लेंथ। और जो उसकी थिकनेस है हमारे प्लेट की, वो है जनरली 20 mm डाया की थिकनेस, 20 mm की थिकनेस हमें दे रखी है, ठीक है। तो इसका जो ग्रॉस एरिया कितना होगा, ये हमारा लेंथ हो गया ये 180 mm, और ये हमारा हो गया थिकनेस ऑफ प्लेट 20 mm। इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा ग्रॉस एरिया। यहाँ पे जो गामा MB हम यूज करेंगे इसे भी नोट कर ले, ये क्योंकि मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। गामा MB हमारा होगा 1.1, हमेशा हमें यही लेके चलना है। और इसे आप रख दे 7वें नंबर के फॉर्मूले पे, ये आपका है 7वें नंबर का फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। अब हमें बेसिकली क्या निकालना है, इफिशियंसी, कि हमारा जो बन के तैयार हुआ है बोल्ट कनेक्शन के जरिए जो मटेरियल बन के तैयार हुआ उसका इफिशियंसी कितना है। उसे निकालने का तरीका क्या होता है, उसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लेंगे। सो हेयर इफिशियंसी ऑफ जॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे, इफिशियंसी का फॉर्मूला आता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन में स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। देखिए यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। हमने जो अभी निकाला था ऊपर की साइड, जो एक फॉर्मूला मैंने निकलवाया था 6ठे नंबर पे, वो था स्ट्रेंथ डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, डिजाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। बट अभी जो मैंने नीचे आपको दिखाया ग्रॉस एरिया के साथ, जो फॉर्मूला आपको अभी दिखाया वो था स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, यहाँ पे वही चीज यूज होगा। और स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कैसे आएगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालने का तरीका है कि यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया 2 फॉर्मूले। एक हमारा आएगा डिजाइन शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट दूसरे नंबर फॉर्मूले से, इससे एक वैल्यू आएगी हमारी किसकी, शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट की, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट शियर कैपेसिटी में। एक आएगा बियरिंग स्ट्रेंथ हमारा, जो कि आएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे हम मान के चलेंगे क्या, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। इसमें से चौथे नंबर फॉर्मूले और दूसरे नंबर फॉर्मूले, इन दोनों में से जो भी हमें मिनिमम वैल्यू देगा उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। और उसका यूज करेंगे हम इफिशियंसी निकालने के लिए, जो कि ये रहा स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट या फिर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कहेंगे। और उसे हम यहाँ पे यूज करेंगे उस मिनिमम वैल्यू को, और अपॉन में लगाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, जिसका फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था, जो कि था हमारा क्या, Ag.Fy अपॉन में गामा MO, ठीक है, उससे निकलेगा। तो ये हमारे हो गए सारे फॉर्मूले यहाँ पे कंप्लीट, जिससे कि हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो इसके बाद मिलेंगे अपने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ, जो कि यहीं पे दिया हुआ है नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और इससे वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू, गुड बाय।